और कई दिन से ना काफी ज्यादा लोगों की डिमांड थी कि अनमोल भाई बड़े शहर तो दिखा दिए, अब ना जापान के कुछ देसी गांव दिखाओ कि खेती कैसे होती है, घर कैसे होते हैं वहाँ के। भाई साहब व्यू देखो सामने, क्या क्रेजी है, पूरा स्विट्जरलैंड वाली वाइब आ रही है। ये देखो मेरे राइट में भाई घर है और खेत है, मतलब घर ज्यादा नहीं है और खेत ज्यादा है, वही जैसे होना चाहिए एक विलेज में। ये देखो भाई सारे घर यहाँ पे कितने यूनिक है, इनकी छत देखोगे ना आप तो यहाँ पे छत भी इतनी मोटी सी है। ये देखो गांव भी यहाँ के पूरे वेल ऑर्गेनाइज्ड और साफ सुथरे है, बिल्कुल मजेदार से। और हाँ, इन घरों की ना जैसे छत ऐसे होती है तो ऊपर का जो सबसे टॉप फ्लोर होता है ना उसे कहते हैं एटिक स्पेस। कुछ कुछ घर तो भाई यहाँ पे लिटरली 250 साल पुराने हैं। ये देखना भाई पानी पीने का कितना क्रेजी सा बना रखा है लकड़ी से पूरा का पूरा, इस तरह से यहाँ से भी निकल रहा है। आपको बोतल वोतल भरनी हो है कुछ, और ट्रैक्टर दिख गया भाई, देखो इससे खेती होती है जापान में। ये देखो भाई जापानी गाँव में भी वेंडिंग मशीन लगी हुई है। बताओ, कहते हैं ना कि जापान इतना ज़्यादा साफ सुथरा है, तो यहाँ के भाई नाले देखो, लिटरली इतना साफ पानी है कि यहाँ पे भाई मछलियाँ तैर रही है, देख सकते हो आप। चलो भाई क्योटो के अपने जो होटल था ना उससे चेकआउट कर लिया है, बट अभी पास में ही 7-Eleven है, वहाँ से कुछ शेक वगैरह लेता हूँ पीने के लिए। होटल ये था अपना क्योटो प्लाजा, और इसी के नीचे देखो ये रहा 7-Eleven। अब एक मस्त सी चीज़ दिखाता हूँ आपको ना अंदर चल के। भाई मस्त स्मूदी मिलती है यहाँ पे फ्रेश फ्रूट्स की, और जो आप खुद प्रिपेयर कर सकते हो। हालांकि खाने की तो जितनी आइटम है सारी नॉन वेज ही होती है। अरे ये ले लेते हैं यार पिस्ता विस्ता ना, 321 येन का है, बड़ा थोड़ा सा है भाई साहब। कितने ग्राम होगा ये देखना, 61 ग्राम। चलो ले लेता हूँ, थोड़ा सा सही रहेगा। मेन आपको मैं दिखा रहा था ये भाई देखो, तो यहाँ पे ना इस तरह के फ्रोज़न बेरीज और स्ट्रॉबेरीज वगैरह को मिला के ये बने होते हैं फ्रूट स्मूदी के नाम से। तो बेसिकली अब इसको बनाना खुद पड़ता है, यहाँ पे मशीन लगी होती है, मैं दिखाता हूँ आपको। पहले बिलिंग करवानी पड़ेगी इसकी। तो यहाँ देखो ये मशीन लगी हुई है, सिक्के गिनने की ज़रूरत ही नहीं, खुद ही डाल दो अपने आप गिन लेगी मशीन। 109 कम है, अभी भी 97 कम है। सही है भाई, ये सिस्टम ना गिनना नहीं पड़ता। लो भाई अब शायद हो जाएगा, एक्स्ट्रा ही चलेगा। ये देखो 169, तो यहाँ से ओके कर दूंगा तो बचे हुए चेंज जो है ये खुद से दे देगी। ये लो, है ना मस्त जुगाड़ भाई। तो बनाने के लिए भाई यहाँ पे मशीन लगी हुई है, यहाँ से बनाएंगे इसे। पहले तो ये जो बार कोड है ना यहाँ, इसको स्कैन करना पड़ता है। ये स्कैन हो गया, अब इसका रैपर उतारना पड़ेगा। तो ये देखो इसका रैपर उतार के बस इस कप में अंदर रख देना इस तरह से, और इसे बंद कर देना। अब यहाँ टच स्क्रीन में 2 बार ओके करना है, 1 बार और 1 बार। अब देखो स्मूदी बनने का प्रोसेस जो है वो शुरू। अब इसमें पहले पानी डलेगा थोड़ा सा, दिख रहा है, और फिर ब्लेंडिंग होएगी। मस्त मशीन है भाई ये तो, ऐसी घर पे हो ना फुल्ली ऑटोमेटिक स्मूदी बन के रेडी। वो देखो अभी घूमेगा फिर देखना रेडी होएगी ना मस्त एकदम। और कितने सेकंड, अराउंड 70 सेकंड के आसपास लगते हैं पूरा होने में, 0 to वो। ये देखो बन रही है ना भाई मस्त। यहाँ देखो भाई ये वीडियो भी चलती है कि इस तरह से ब्लेंडिंग हो रही है अंदर मस्त एकदम। और साथ में ये कॉफ़ी मशीन भी है, इससे हॉट कॉफ़ी, हॉट लाटे और आइस लाटे और आइस कॉफ़ी वगैरह सब कुछ बन सकती है। आपको बस इनको बोलना है कि स्मॉल लेना है या लार्ज लेना है। ये देखो तो पैसे पे करो, यहाँ से गिलास उठाओ, सब कुछ उठाओ, रेडी करके मिल जाएगा। जैसे अपनी ये ठंडी ठंडी स्मूदी रेडी हो चुकी है ये रही। थैंक यू। और भाई टेस्ट भी एक नंबर का, बिल्कुल फ्रेश फ्रूट से बनी हुई है, योगर्ट और फ्रूट से, हेल्दी की हेल्दी, और टेस्ट भी। 116 कैलोरीज है, तो सुबह सुबह एक पी लो तो थोड़ा दोपहर तक का काम चल जाता है अपना ना, मजेदार। और कई दिन से ना काफी ज्यादा लोगों की डिमांड थी कि अनमोल भाई बड़े शहर तो दिखा दिए, अब ना जापान के कुछ देसी गांव दिखाओ कि खेती कैसे होती है, घर कैसे होते हैं वहाँ के, वहाँ पे सफाई है या नहीं है, रोड कैसी है, लोग काम क्या करते हैं। तो मैंने सोचा आज चलो ड्राइव करके ना अपनी इस गाड़ी में, लगभग 3.5-4 घंटे की ड्राइव है, और आपको एक जापान का गांव दिखाता हूँ। देखो गांव का नाम है शिराकावा गो, यहाँ से अराउंड 276 किलोमीटर है, और 3.5 घंटे दिखा रहा है। मतलब हाईवे एक्सप्रेस वे ही होगा जब इतना कम टाइम है। तो चलो जल्दी जल्दी अपनी जर्नी शुरू करते हैं। 10:40 हुए अभी सुबह के, मेरे ख्याल से कितने बजे, 2:30 बजे तक पहुँच जाएंगे। उसके बाद 3-4 घंटे होंगे अपने पास एक्सप्लोर करने के आराम से। भाई ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर का रास्ता रह गया है, अच्छी खासी स्पीड मेंटेन हो रही है क्योंकि मेन एक्सप्रेस वे ही है। और भाई नज़ारे बहुत खूबसूरत है, सामने मतलब देख रहे हो ना आप, पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ, और रास्ते में घर भी बड़े प्यारे प्यारे से आ रहे हैं। मतलब एक्चुअल में ये जो जापान का कंट्री साइड वाला एरिया ना बहुत सुंदर है, पूरा ऐसे ग्रीनरी ग्रीनरी नेचर से भरा हुआ,
मतलब लोग भी अच्छे हैं, रोड्स भी अच्छी है, कनेक्टिविटी बढ़िया है शहरों से, मतलब ट्रेन व्रेन सब आती है भाई ऐसे ऐसे गाँव में भी। और अभी जिस गाँव में मैं जा रहा हूँ उसको बोलते हैं भाई जापान का सबसे खूबसूरत गाँव है वो। तो चलो आज चल के देखते हैं भाई कैसा गाँव है। और ऐसा नहीं है कि वो खाली टूरिस्ट के लिए बनाया गया इसलिए खूबसूरत है, वो कई सौ साल पुराना गाँव है, लगभग मतलब 200-250 साल पुराना है। कई लोग मतलब जो वहाँ पे घर बने हुए वो 200-250-300 साल पुराने हैं। तो इसलिए टूरिस्ट के लिए नहीं बनाया गया, वो एक्चुअल में एक विलेज है जापान का। बट बहुत सुंदर है, बट सुंदर है इसलिए टूरिस्ट भी बहुत आते हैं, तो इसलिए मैं भी जा रहा हूँ। तो ये सामने भाई रेस्ट एरिया आ गया है, थोड़ा सा रेस्ट करूंगा, थकान सी हो रही है अब मेरे को, क्योंकि एक तो वही है ना भाई, रात को लेट सो सुबह जल्दी उठो तो नींद पूरी नहीं होती। तो अपने पास अभी टाइम है अच्छा खासा, क्योंकि दिखा रहा था पहले 2:30 बजे पहुंचने का, बट मैंने इतना रास्ता काट दिया कि 2:03 दिखा रहा है। तो मैं अब 15-20 मिनट तो नैप ले ही सकता हूँ छोटी सी, यहाँ पे है ना साइड लगा के। ये कहाँ लगाऊँ? हाँ भाई भीड़ है इस वाले में तो तगड़ी, वॉशरूम भी हो ही आता हूँ सोच रहा हूँ। चलो भाई यहाँ लगा देते गाड़ी को थोड़ी देर। ऐसे फ्यूल स्टेशन वगैरह पे पार्किंग जो है वो फ्री होती है भाई, यहाँ पैसे नहीं देने पड़ते। A few minutes later. रुका तो भाई 10 मिनट के लिए था, लेकिन 40-45 मिनट सो गया। अब एकदम से आँख खुली, निकलते हैं भाई जल्दी जल्दी। पहुँचने का टाइम अब तो 2:50 हो गया, बताओ 50 मिनट लगभग सो गया मैं। भाई यहाँ देखोगे ना, अगर जैसे रोड पे कुछ भी काम चल रहा है तो अराउंड 1 किलोमीटर पहले से ना इस तरह के ये कोन लगा देते हैं रोड के बीच में कि ट्रैफिक को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दे। और मतलब इतनी मशीनरी यूज करते हैं भाई सब जरा जरा से काम के लिए। अभी बीच में मैंने देखा हल्के हल्के पत्ते से काट रहे थे, और उसके लिए भी भाई एक पहले ट्रक सा खड़ा कर रखा था, उस पे ऐसे स्क्रीन व्रीन लगी हुई थी एरो वारो मारते हुए। फिर जब एंड हो गया वो वाला एरिया, उसके वहां पे भी एक रखा हुआ था, बीच में भी 5-6 लोग थे, पूरा कोन बैरिकेडिंग। तो मैंने बताया था ना, मतलब कई देश ऐसे होते हैं भाई जहाँ पे ना इंसान की लाइफ की कीमत बहुत ज्यादा मानी जाती है। अब वो इतने हाई रिस्क वाले एरिया में काम कर रहे हैं, जैसे कि मेन एक्सप्रेस वे है। अब यहाँ ऑब्वियसली गाड़ी 100-120 की स्पीड में चल रही होंगी, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसलिए उनकी जान सेफ रहे कितने प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, जो कि एक्चुअल में अच्छी चीज है भाई, करना भी चाहिए। भाई साहब व्यू देखो सामने क्या क्रेजी है, पूरा स्विट्जरलैंड वाली वाइब आ रही है। मतलब जापानीज गांव और ये जो कंट्री साइड एरिया भाई बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। ग्रीनरी ग्रीनरी प्रॉपर, और सर्दियों के टाइम आओगे तो बर्फ ही बर्फ मिलेगी आपको। तो मजेदार जगह है वैसे, सही बताऊं ना। हाँ महंगी स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा है ये तो मानना पड़ेगा, रहना ट्रांसपोर्ट वगैरह, बट स्टिल अच्छा है। मतलब यहाँ के लोग अच्छे हैं, और वैसे भी वेदर सही है इस टाइम पे जब मैं आया हूँ जून में। तो ओवरऑल आप भी मतलब आओ जापान भाई, और रोड ट्रिप करो तो और मज़ा आएगा। ऐसे रिमोट एरियाज में जाने का मौका मिलेगा, वरना पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भाई लोग फिर वो ये मेन बड़ी बड़ी सिटीज़ में ही घूम पाते हैं बस। ज़्यादा से ज़्यादा चले भी जाएंगे तो टैक्सी करके आ जाएंगे। बट जिस हिसाब से मैं अपनी गाड़ी से कर सकता हूँ ना, कहीं भी किसी भी गली में मोड़ सकता हूँ गाड़ी, कहीं भी जा सकता हूँ, किसी भी गाँव को एक्सप्लोर कर सकता हूँ, वो सिर्फ फ्रीडम तभी है जब आप अपनी गाड़ी में कर रहे हो। तो करो रोड ट्रिप, गाड़ी सस्ती है, टोल टैक्स महंगा है हालांकि, और पेट्रोल वेट्रोल का मैं बताऊंगा आपको आने वाले टाइम में कि क्या रेट वेट है यहाँ पे। चलो अब पहुंचने वाले हैं भाई, लगभग 30-35 मिनट का रास्ता रह रहा है। भाई मैंने इतनी टनल ना किसी देश में नहीं देखी जितनी यहाँ पे देख ली है। मतलब 3 दिन हो गया मुझे, और ये जितना भी माउंट फूजी के बाद वाला एरिया है ना, इंक्लूडिंग माउंट फूजी समझ लो भाई, इतनी टनल है, इतनी टनल है। हर 1-1.5 किलोमीटर में टनल आ जाती है भाई साहब। इन्होंने लग रहा है पूरे पहाड़ी काट काट के भाई रास्ते ही बना दिए हैं। तो इतनी टनल भाई आप खुद नहीं सोच सकते। एक एक दिन में मैं 25, 30, 40, 50 टनल भी देख लेता हूँ, कोई भरोसा नहीं है। अब कुछ टनल होती है 2-2, 3-3 किलोमीटर लंबी, कुछ होती है सिर्फ 200-300 मीटर लंबी, बट टनल है बहुत सारी नो डाउट। ये देखो अभी अभी खत्म हुई है भाई, लिटरली हार्डली 100 मीटर भी नहीं चले ये दूसरी टनल शुरू हो गई। ऐसी हुए जा रहा है भाई कई देर से। अब ये है 10,710 मीटर लंबी टनल भाई साहब, 10.5 किलोमीटर लंबी टनल है ये। कितना इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने भाई टनल के बेसिस पे बना दिया, जहाँ देखो टनल ही टनल, टनल ही टनल। 10.5 किलोमीटर लंबी टनल भाई। इतनी देर से भाई इसी ट्रक को देखे जा रहा हूँ अपने सामने, जल्दी खत्म हो टनल, निकलू बाहर भाई साहब। पर ये है सिंगल टनल ही, मतलब देखो उधर की तरफ सामने वाला ट्रैफिक आ रहा है और इधर की तरफ हम जा रहे हैं, मतलब 1-1 लेन है दोनों तरफ। ऑब्वियसली भाई 10.5 किलोमीटर लंबी टनल, एक यहाँ एक दूसरी जगह तो बनाएंगे नहीं है।
और स्पीड लिमिट है 70 की यहाँ पे, जैसे कि लिखा हुआ था। चलो भाई फाइनली जाके खत्म हुई टनल, और अब तो सफर भी सिर्फ 6 किलोमीटर का रह गया। बढ़िया, देखो खत्म हुई, दूसरी टनल शुरू हो गई है। लो भाई क्या है, सारे पहाड़ी है यहाँ पे, नॉर्मल रास्ता था ही नहीं क्या। अब ये कितना है, 580 मीटर। चलो ये तो आधा किलोमीटर की है बस। मुझे पता है भाई ये खत्म होते ही फिर टनल आ जाएगी, देख लेना। लो जी लो, टनल खत्म, और मुझे लेना है लेफ्ट यहाँ से, मतलब इस वाले हाईवे एक्सप्रेसवे को छोड़ देना है। एग्जिट लेते ही अब आएगा आगे से राइट का कट, तो राइट कट लेना है और फिर दूसरे हाईवे पे चढ़ना है मुझे। ये यहाँ से आएगा ना, बोर्ड तो लग रहा है राइट कट, ये रहा भाई। चलो जी फाइनली पहुंचने वाले हैं हम जापान के खूबसूरत देसी गांव में। प्रॉपर भाई स्विट्जरलैंड वाली वाइब है, प्रॉपर मतलब वैसा ही माहौल है पूरा। गर्मियों में ग्रीनरी, सर्दियों में बर्फ। और ये आ गया है टोल टैक्स, यहाँ भी लगेगा अच्छा खासा पैसा। 3000 येन तो ऑलरेडी लग चुका है पीछे एक बार। अब ये 150 किलोमीटर का लगेगा यहाँ, देखते कितना अमाउंट आएगा। आ 4000 येन, देख लो भाई। तो 3000 येन पहले, 4000 ये, 7000 मतलब 7500 येन के आसपास टोटल लगा है आज अपना टोल टैक्स। इंडिया के हो गए 4000 रुपये के आसपास, 4 या 5000 रुपये। देख लो भाई, टोल टैक्स तो बहुत महंगे हैं नो डाउट जापान के, बट ठीक है, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसी हिसाब से है। मतलब अगर एक्स्ट्रा पैसे दे के अच्छी रोड्स मिल रही है, अच्छे हाईवे मिल रहे हैं, तो कोई ऐसे मतलब बुरी वो नहीं है डील, समझ रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ भाई इंडिया में भी ना बुलेट ट्रेन वगैरह आनी चाहिए, भले ही महंगी टिकटें हो, बट ले आओ। इंफ्रास्ट्रक्चर तो होना चाहिए अच्छा इन चीज़ों में ना, ट्रांसपोर्ट में। और लोग भाई खर्च लेंगे पैसा, ऐसी बात नहीं है। जो नॉर्मल टिकट मान लो किसी बढ़िया ट्रेन की फर्स्ट एसी की है 3, 3500, 4000 रुपये की, बुलेट ट्रेन की होएगी मेरे ख्याल से 8-10 हज़ार रुपये की। बट टाइम सीधा सीधा देखो ना, हाफ हो जाता है भाई, वो ज़्यादा मैटर करता है। तो ये भाई अब विलेज एरिया जो है वो शुरू हो चुका है, और ये ना पूरा गोफू रीजन है, तो उसके अंदर ही ये काफ़ी सारे गांव आते हैं, जिसमें से मैं अभी आपको एक गांव लेकर जा रहा हूँ। ये देखो, मतलब पूरा ऐसे ही है यहाँ पे ना, ज़्यादा वो नहीं है हाई राइज बिल्डिंग वगैरह या भीड़ भड़क्का नहीं है। टूरिस्ट दिखेंगे जो दिखेंगे, बाकी वैसे छोटे छोटे घर ही है। बट यहाँ भी देखोगे ना भाई, ये ट्रैफिक सिग्नल वगैरह, जेब्रा क्रॉसिंग, मार्किंग रोड पे, ये हर जगह प्रॉपर है बिल्कुल। मतलब इसमें तो कोई रिस्क लेने का ही नहीं है यहाँ की गवर्नमेंट को। ये देखो मेरे राइट में भाई घर है और खेत है, मतलब घर ज़्यादा नहीं है और खेत ज़्यादा है, वही जैसे होना चाहिए एक विलेज में। सारी तरफ भाई ग्रीनरी ही ग्रीनरी, क्या मज़ेदार लग रहा है। अभी आपको यहाँ पे जितना सुनसान दिख रहा है ना, जैसे ही देखना गाँव के वहाँ एंटर करूँगा, भीड़ भड़क्का एकदम से शुरू हो जाएगा, क्योंकि टूरिस्ट बहुत आते हैं वहाँ पे ना, जहाँ बस स्टैंड वगैरह है। ये देखो इस तरह के ये सुपरमार्केट मतलब मार्ट्स वगैरह हर जगह मिल जाएंगे आपको, गाँव शहरों। और पब्लिक वॉशरूम हर जगह मिल जाएंगे, और ऐसा नहीं बेकार से होते हैं भाई, साफ सुथरे वॉशरूम होते हैं। जापान में कुछ अच्छा मिले ना मिले भाई, मेरे को तो वॉशरूम से बड़ा मतलब वो हो गया है कि हर जगह, बस स्टैंड पे देख लो, मेट्रो स्टेशन पे देख लो, होटलों में देख लो, होटल में तो खैर साफ होंगे ही, पर जो पब्लिक वाले वॉशरूम भी है ना, वो भी साफ सुथरे और हीटेड सीट, उसमें इलेक्ट्रिक वाली सीट, भाई नेक्स्ट लेवल मजे आ जाते हैं वहाँ जाके। तो जो शिराकावा गो का मेन बस स्टैंड है ना, वहीं पे पार्किंग भी दिखा रहा है गाड़ियों की, तो वहीं जा रहा हूँ मैं, बस आ ही गया। राइट मुड़ते ही 800-900 मीटर पे है बस स्टैंड। टाकायामा भी इधर से जा सकते हैं, देख रहे हो मतलब कितना भाई शांत एरिया, खूबसूरत एरिया, मज़ेदार। अब देखो आपको टूरिस्ट दिखना शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे। ये सब जो वॉक कर रहे हैं ये सब टूरिस्ट है, भले ही जापानीज टूरिस्ट हो या फॉरेनर्स हो, पर यहाँ आते बहुत लोग हैं। अब ये बस भी आप देख रहे हो ना खड़ी हुई है लेफ्ट में सारी, और घर भी सारे ट्रेडिशनल घर है, देखो ना ऐसे पूरे वो लकड़ी से बने हुए। अबे यार फिर एक और टनल आ गई, टनल ही ना खत्म होके दे रही, सही में आए जा रही है। चलो अब इसको क्रॉस करते ही बस पहुंच जाएंगे। लेट्स गो भाई, यहीं कहीं पे अपने को पार्किंग ढूंढनी है लेफ्ट साइड में। ये देखो भाई, ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए 2-2, 3-3 लोग होते हैं। और ये तो कह रहा है बंद पड़ी है पार्किंग, आगे जाओ। अरे यार यहाँ तो पार्किंग खत्म पड़ी है कह रहे हैं। अब इससे आगे कहाँ जाऊँ, पैदल थोड़ी जाऊँगा इतनी दूर। भाई जो मेन गांव वाली रोड है ना, उस पर आ गया हूँ मैं गाड़ी लेके। यहाँ पे होपफुली मिल जानी चाहिए पार्किंग, बट ये पूरा गांव है आप देख सकते हो। अभी उतर के दिखाऊंगा, अच्छे से दिखेगा। ये यहाँ के ट्रेडिशनल भाई 200-300 साल पुराने घर है, तो बड़े ही क्रेजी सीन है यहाँ पे, अभी अच्छे से दिखाऊंगा ना। और ये लेफ्ट राइट में पूरे खेत ही खेत हैं यहाँ के, बस पहले पार्किंग मिल जाए। हाँ भाई बंद कर रखी है पार्किंग तो यहाँ सब ने, ये क्या चक्कर है। हर उसके बाहर लिखा हुआ है नो पार्किंग नो पार्किंग। और ये भाई साहब खड़े हैं देखो, अब ये यहाँ से भी भगा देंगे लग रहा है, इनसे ही पूछना पड़ेगा। हाँ पार्किंग पार्किंग पार्किंग।
तो भाई यही है पार्किंग, कह तो रहे हैं भाई। यार क्या खूबसूरत जगह है भाई साहब। इस वाले कैमरा से आपको ढंग से दिख नहीं रही होंगी चीज़ें, उतर के बताऊंगा। बहुत सुंदर लग रहा है। तो ये रही भाई पार्किंग। लगवाओ लगवाओ अंकल जी लगवाओ। पार्किंग 1000। ओके 1000 की है भाई पार्किंग यहाँ। Cash. कैश यस। ありがと थैंक यू। う。そこ行ってレフト。 वेयर ओके चलो जी पार्किंग मिल गई। ऐसी रोड पे ही बनी हुई है ये देखो। नहीं रोड पे नहीं है भाई एरी। ये देखो कितना बड़ा कंपाउंड है पूरा। यहाँ पार्किंग ही पार्किंग है। बट 1000 यन ले लिए। अब कितनी भी देर क्या जाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो 600 रुपये की पार्किंग होगी पहले तो आते ही। वेदर तो भाई मस्त हो रहा है तो पार्किंग कर दी है। गाड़ियाँ देख के आप पता लगा ही सकते हो कितने ज़्यादा टूरिस्ट आए हुए होंगे। और ये तो गाड़ी है, अभी बसों वगैरह से भी बहुत लोग आते हैं यहाँ पे। तो चलो उस तरफ जाना है हमें विलेज टूर पे। तो वैसे तो आप ना ऑनलाइन किसी वेबसाइट से यहाँ का पैकेज भी ले सकते हो। वो ये अपनी बस में लाते हैं, बस में ही ले जाते हैं, घुमाते फिराते हैं। वो पड़ता है कुछ 5-6 हज़ार रुपये का आई गेस इंडियन करेंसी में। बट ठीक है अपनी गाड़ी का अलग ही मज़ा भाई। रुकते रुकाते आओ, जितनी मर्जी देर यहाँ रुको। वरना टूर वालों के हिसाब से तो फिर समझ लो ना कि जल्दी जल्दी चलो जल्दी जल्दी आओ, यही सब चलता है भाई टूरिस्ट के लिए ना। यहाँ पर सब कुछ शाम को 5 बजे तक ही है। ये पार्किंग भी, पब्लिक टॉयलेट्स भी और घूमने फिरने की भी जगह। क्योंकि 5 बजे के बाद यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स आ जाते हैं जहाँ भी जाते होंगे जॉब वॉब से। तो उसके बाद अलाउड नहीं है पार्किंग वार्किंग करना। तो 3 बजे मैं यहाँ पहुँचा हूँ। अपने पास 2 घंटे है। 2 घंटे मेरे हिसाब से तो हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी चलते हैं। ये देखो भाई क्या सुंदर नज़ारे हैं। और ऐसे थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ के जानी पड़ेगी अभी फ़िलहाल। आगे जाके फिर इधर जाना है राइट में, गांव वहाँ पर है। ये भाई चलने वालों के लिए बना रखा है रोड से अलग, ताकि एक्सीडेंट ना हो। और ये देखो भाई नीचे पूरा पानी पानी है। इसका नाम है शो रिवर, SHO। ये देखो और पानी का बहाव भी काफ़ी तेज़ है, ये देख रहे हो। और वहाँ सामने भाई वो ब्रिज है जहाँ टूरिस्ट आपको भर भर के दिख रहे होंगे। तो उधर ही जाना है अपन को ना, वहाँ पे इन पेड़ों के पीछे। देखो सब साइन बोर्ड ना इन्होंने जापानीज प्लस इंग्लिश दोनों में लगा रखे, क्योंकि इन्हें पता है टूरिस्ट बहुत आते हैं। तो ये भाई मैं पहुँच गया हूँ ऊपर पार्किंग के। अराउंड 100 मीटर की डिस्टेंस पे था। और यहाँ से जो है वो एंट्री है। अब आप ये व्यू देखो भाई, मतलब लग रहा है आपको, ऐसा नहीं फील आ रहा कि जैसे पूरा स्विट्ज़रलैंड में आ गया हूँ मैं भाई। गाँव की एंट्री पे कुछ कुछ घर बने हुए इस तरह के। और यहाँ से जो है वो मेन एंट्रेंस शुरू है गाँव की। तो चलो अंदर जाना है अपने को। यहाँ ये मैं जहाँ से एंटर कर रहा हूँ ये ना साउथ साइड है। और उधर की तरफ से नॉर्थ साइड होएगी। तो वहाँ से भी एंट्री ले सकते हो आप, या इस तरफ से भी। एंड ये देखो भाई सारे घर यहाँ पे कितने यूनिक है। इनकी छत देखोगे ना आप, तो यहाँ पे छत भी इतनी मोटी सी है। ये देखो ऐसे तिनके तिनके से है उनकी बनी हुई है छत। और कितनी मोटी है भाई, लिटरली ये मेरे ख्याल से 2.5-3 फुट मोटापा होगा इसका छत का। तो देखो पार्किंग तो इनके ना घरों के बाहर भी है, बट सब जगह ये बंद कर रखा है, टूरिस्ट के लिए अलाउड नहीं है। ये शायद से यहाँ का रेस्टोरेंट है कोई, जो अभी तो बंद है, शाम को ही खुलेगा, जो लोकल लोग हैं उनके लिए शायद। और भाई शिराकावा गोना 1995 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन चुका है। जी हाँ ये एक विलेज तो है, बट साथ ही साथ वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और ये एक्चुअल में ना एक वैली है। तो इसके चारों तरफ देखोगे आप पहाड़ी पहाड़ आपको दिखेंगे। और उन पहाड़ों के नीचे जो है वो ये शहर या फिर गाँव बसा हुआ है। इसी रीज़न की वजह से आप देख सकते हो यहाँ पे भी स्टेप फार्मिंग हुई है। तो ये जितने भी खेत है ना यहाँ के सारे ऐसे स्टेप्स में बने हैं। बट भाई आप लिटरली खुद देखो कि जो खेतों के साइड वाली रोड है, सड़क है, वो बनी तो अच्छी हुई है, बट साफ़ सफाई कितनी है भाई। यहाँ से लिटरली स्ट्रेट तक मुझे कोई कूड़ा कचरा कहीं नहीं दिख रहा। सेम इस रोड को देख लो भाई। तो गांव भी यहाँ के पूरे वेल ऑर्गेनाइज्ड और साफ़ सुथरे हैं, बिल्कुल मज़ेदार से। हालांकि लोकल लोग दिख नहीं रहे मुझे यहाँ पे, सब घरों में है या गए हुए शायद कहीं पे। बट वैसे टूरिस्ट तो है आसपास। देखो ना भाई कितना बड़ा घर है ये एक्चुअल में घर नहीं, यहाँ पे फार्म हाउसेस कहते हैं इन्हें। और एग्जैक्ट बताऊं तो इनको कहते हैं गाशु जुकीरी फार्म हाउसेस। और इसका मतलब होता है कि एक ऐसा घर जो कि के जब आप प्रेयर करते हो ना, तो हाथ आपके होते हैं ना जिस पोजीशन में, उसी पोजीशन में घर बना हुआ है। तो आप इसकी छत भी देखोगे आपको ऐसे लगेगा किसी ने हाथ जोड़ रखे हो, जैसे ट्रैंगुलर शेप में। साथ ही साथ में ये स्ट्रक्चर इसलिए बनाए जाते हैं ताकि यहाँ पे जब हैवी स्नोफॉल होती है ना, तो छत जो है वो ऐसे ढह ना जाए, स्नो ना इनके छत से ऐसे स्लाइड होके नीचे आ जाया करे। यहाँ देखो भाई बोर्ड लगा हुआ है, नो एंट्री बियॉन्ड दिस पॉइंट। तो ये लोगों का खेत है ना, तो टूरिस्ट ताकि अंदर ना चले जाए, इसलिए इन्होंने बोर्ड लगा दिया। और वो भाई साहब तो उधर से चले गए, वो देखो वहाँ खड़े हुए, शायद से उधर से एंट्री अलाउड होएगी। बट ये एरिया में ज़्यादातर जगहों पे ना चावल की खेती होती है इस गांव में। तो ये पूरी शायद देख रहे हो आप, जो चावल ही होगा, मुझे पता नहीं है एग्रीकल्चर के बारे में इतना। तो आप में से किसी को आइडिया हो कि ये चावल की ही खेती है किसी और चीज़ की, मुझे कमेंट्स में बताना। एंड इधर देखोगे सामने वाला जो है, यहाँ पे खेत नहीं, यहाँ पे इन्होंने पक्का कर रखा है। पक्का मतलब वो रोड़ी डाल रखी है
और पार्किंग की तरह यूज़ करते होंगे इसे। ये मेन रोड है पूरे गांव की और कितनी चौड़ी रोड है, 2 ट्रक एक साथ आराम से निकल जाए देख लो। और यहाँ पे जगह जगह पे बोर्ड लगे हुए हैं, रोड साइड पार्किंग इज़ प्रोहिबिटेड, तो गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते। और देखो कुछ घर तो बिल्कुल ऑन रोड है ये, जैसे कि मैंने आपको लेफ्ट राइट वाले दिखाए, और कुछ घर है वो रे भाई पीछे, वो तो और पुराने से लग रहे हैं मुझे। देखो उनकी छत ये डंडियों से नहीं बनी हुई, दूसरी मटेरियल से बनी है, बट है वही सेम शेप। और वो ऊपर जाके अलग से दूरी पे बना रखे, देखो है ना, पूरे खेतों के बीच में। और हाँ, इन घरों की ना जैसे छत ऐसे होती है, तो ऊपर का जो सबसे टॉप फ्लोर होता है ना, उसे कहते हैं एटिक स्पेस। तो इन घरों में ना एटिक स्पेस बहुत होता है, और ज़्यादातर ये लोग ना यहाँ पे सिल्क वॉर्म की कल्टीवेशन करते हैं। कुछ कुछ घर तो भाई यहाँ पे लिटरली 250 साल पुराने हैं। जी हाँ भाई, 250 साल से जो है वो अभी तक टिके हुए हैं घर। सोचो, ये भी पूरी खेती हो रखी है भाई, चावल की होगी शायद से। थोड़ा सा भाई इस तरफ चलते हैं, यहाँ बोर्ड नहीं लगा हुआ कि जाना अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको क्या क्या डिवाइसेस वगैरह यूज़ कर रखे हैं इन्होंने। यहाँ नॉर्मली खेती बाड़ी होती है, क्योंकि यहाँ ट्रैक्टर वैक्टर तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा भाई वैसे। बट ये देखो इन्होंने यहाँ पे ये क्या लगा रखा है भाई, है ना, ये मेरे को लग रहा है पानी, वो है बोरवेल टाइप का, पानी निकालने के लिए या पानी इसमें डालने के लिए, इसी में से निकलता होगा। बताना किसी को एग्जैक्ट पता हो, क्योंकि ये हर खेत में लगा हुआ है। ये देखो यहाँ भी लगा हुआ है, ये रहा, ठीक है, अगले वाले में भी लगा हुआ है, उससे अगले में भी लगा है, ऐसे लाइन वाइज लगा हुआ है। और इस तरह के ना ये रेक्टेंगुलर इन्होंने प्लॉट्स काटे हुए हैं, एक ये हो गया, फिर एक ये हो गया, ऐसी अगला हो गया, अगला हो गया, और इसमें जो है वो खेती कर रखी है। ऐसी सेम इस तरफ भी देखोगे, ये सारे खेत है भाई यहाँ जापान के, यहाँ से लेके वो एंड तक, और चावल ही उग रहे हैं मेरे ख्याल तो। एक घर भाई ये रहा सामने, ये लोगों ने वो ये रेस्टोरेंट टाइप के बना रखे हैं, बट ना हर जगह पे बोर्ड लगा हुआ है कि ग्रुप्स जब आते हैं ना, मतलब जो बस वाले आते हैं 50-60 लोगों को लेके, उन्हीं के लिए एंट्री अलाउड है। बट इसमें कहीं बोर्ड नहीं लग रहा, शायद यहाँ पे जा सकते हैं, बट वही क्लोज कर रखा है भाई इन्होंने। ये देखो, पता नहीं मैं जिस टाइम आया हूँ ये टाइम गलत है इसलिए क्लोज है ना, तो बंद कर रखा है तो ये रेस्टोरेंट पक्का। देखो बोर्ड वोर्ड भी है ना, इन्होंने सब पैक करके रख दिए। और भाई बिजली पानी का पूरा जुगाड़ है, भले ही गाँव है बट अच्छे से सब फैसिलिटीज़ मिलती है। ये देखो खंबे वंबे लगे हुए हैं बिजली के पूरे पूरे। इवन यहाँ के गाँव में भी भाई हाई स्पीड इंटरनेट डला हुआ है, फाइबर ऑप्टिक्स है पता नहीं क्या, बट हाँ 300-400 Mbps नॉर्मली हर घर में नेट लगे होते हैं यहाँ। ये शायद से इनका बिजली का मीटर लगा हुआ है जहाँ तक मुझे लग रहा है ना, बाहर की तरफ इस तरह से। तो ये भी अच्छा घर है, इसमें ग्राउंड फ्लोर हो गई, ऊपर फिर 2 एटिक हो गए, एक ये खिड़की, एक ऊपर वाली खिड़की, फिर शायद हो सकता है उससे ऊपर भी हो, कह नहीं सकते। अच्छा, इस पूरे गाँव में ना 3 या 4 घर ऐसे हैं जिनका आप अंदर से जाके भी टूर कर सकते हो। ऑब्वियसली वो कुछ फ़ीस लेते हैं, तो देखता हूँ उनमें से एक कोई घर, और फीस पे करके आपको भी दिखाऊंगा कि इन घरों के अंदर कैसा माहौल है। होपफुली खुले हो वो भाई, क्योंकि हर जगह यहाँ क्लोज का बोर्ड लगा है, कहीं 3 बजे बंद ना हो जाता हो सब, पर कई जगह 5 बजे का भी लिखा है, तो होना तो नहीं चाहिए बंद। बाकी लेट्स सी। यहाँ देखो आपको आवाज़ आ रही होगी वाटरफॉल टाइप की, ये पानी बह रहा है भाई, ये देखो दिख रहा है भाई साहब, बड़ा तेज़ फ्लो है यार इसका तो। और ये यहाँ से बहता हुआ उस रिवर में जा रहा है जो मैंने आपको दिखाई थी वो सामने। ये लोग तो गाड़ियाँ ला रहे हैं भाई, शायद यहाँ के लोकल होंगे, हमें लाने नहीं दी थी, मतलब पहले ही बंदा खड़ा हुआ था, अंदर आने ही नहीं दे रहा था, सीधा कह रहा पार्किंग में जाओ, पार्किंग में लगा के फिर आए हैं। क्योंकि पहाड़ी इलाका है भाई, तो इस तरह के पत्थरों से ना वॉल बना रखी है खेत के इधर, शायद इसे रिटेनिंग वॉल कहते हैं जहाँ तक मुझे पता है। तो इस तरह की रिटेनिंग वॉल है ये, उसके ऊपर देन खेत है। ये बेसिकली इसलिए होता है कि बारिश वारिश के टाइम पे मिट्टी ढह के नीचे ना पूरा आ जाए, तो इसलिए दीवार टाइप की बनाते हैं, पर यहाँ बड़े बड़े गोल गोल पत्थरों से बना रखी है। और ये देखो भाई गाँव में ना इस तरह का बना रखा है कि जो ऊपर से पहाड़ों से पानी आ रहा होगा ना, वो यहाँ से इकट्ठा होके अलग अलग जगहों पे डाइवर्ट होता है। तो देख रहे हो कितना तेज़ फ्लो है, बट पानी एकदम साफ़ है भाई। वैसे तो खैर पहाड़ों का पानी हमेशा साफ़ ही होता है, बट स्टिल आप देखोगे कूड़ा कचरा कहीं नहीं दिखेगा आपको। तो एक नाली सी इधर से जा रही है और ये बहता हुआ फिर उधर जा रहा था जो मैंने आपको नीचे दिखाया ना अभी। तो देखो जिनके खेत ऊपर है, ऐसे रास्ता बना हुआ है, यहाँ से जाके ऊपर जा सकते हो। और कुछ लोगों के रोड के बिल्कुल लेवल पे है, कुछ लोगों के रोड के नीचे है, तो वही है स्टेप्स वाइज हुआ बड़ा पहाड़ी इलाकों की तरह। और ज़्यादा भाई बड़ा गांव भी नहीं है ये, शिराकावा जो है पूरा 350 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, और अराउंड 1500 के आसपास लोग रहते हैं। मतलब खाली इसी एरिया में नहीं, ये जो पूरा शिराकावा है ना, शिराकावा का एक विलेज है ये जिसमें मैं आया हूँ अभी छोटा सा। तो शिराकावा इससे तो काफ़ी बड़ा है, और उसमें टोटल मिला के सारे गाँव मिला के 1500 लोग रहते हैं भाई केवल। इस गाँव में तो मेरे ख्याल हार्डली 15-20 घर थे, हर घर में 5 लोग भी होंगे, तो भाई 60-70 लोगों की पॉपुलेशन होगी मैक्सिमम। देखो कुछ लोगों ने घर ना अपने खेतों में भी बना रखे हैं। घर क्या मतलब, ये शेड टाइप के है, क्या बोलते हैं इन्हें, मेरे ख्याल से वेयर हाउस टाइप का कुछ है ना, छोटा सा, खेतों के बीच में अपना सामान वगैरह रखते होंगे। और यहाँ भी देखो ये नालियाँ बनी हुई है प्रॉपर पत्थरों से,
इनमें से पूरा पानी बहता हुआ जहाँ जाना है वहाँ चला जाता है। एक ये रोड ऊपर भी जा रही है, बट यहाँ भी बैरिकेडिंग लगा रखी है। मतलब लोकल लोगों ने भाई हर जगह बैरिकेडिंग और बोर्ड वोर्ड लगा रखे हैं, क्योंकि उन्हें पता है भाई इतना टूरिस्ट आता है तो वो भी बेचारे परेशान होते होंगे शायद। हालांकि कुछ लोगों ने इसको एज अ अपॉर्चुनिटी लिया होगा और टूरिज़्म को काफ़ी मतलब यूज़ करके पैसा भी कमा रहे होंगे। जैसे भी मैंने बताया ना, 4 घर है जिसमें आप अंदर जा सकते हो पैसे दे के। तो सोचो उनके घर में भाई किसी एक घर में दिन में 50 या 100 टूरिस्ट भी आ जाए और वो 400 या 500 येन भी लेते हो एक से, तो भाई मोटी कमाई हो रही है उनकी दिन में। बाकी कुछ मॉडर्न हाउसेज भी बने हुए हैं, एक दो ये देखो इस तरह के। हालांकि है सारी छतें स्लोपिंग वाली, क्योंकि बर्फ़ बहुत पड़ती है। मतलब आप देखोगे ना, मैं फोटोज़ डाल दूंगा गूगल से निकाल के, भाई ये पूरी जो रोड है ना बर्फ़ से भरी होती है। और जो घर पीछे मैंने आपको दिखाया ना, वो भी भाई बर्फ़ की वजह से इतने सुंदर लगते हैं, इतने प्यारे लगते हैं। मतलब आप क्या हो गया यार, विंटर्स में ज़रूर आना चाहिए यहाँ पे। बाकी रहने का यहाँ पे ज़्यादा जुगाड़ है नहीं, क्योंकि घर बहुत कम है, कुछ 1-2 घर ही लिस्टेड है। और वो इस टाइम पे भाई 14-15 हज़ार रुपये पर नाइट दिखा रहे थे। तो मेरे बस की तो थी नहीं भैया इतना महंगा लेना, इसलिए यहाँ से 1 घंटा दूर एक और शहर है। शहर क्या, वो भी गाँव या शहर, आप जो समझना समझ लो। वहाँ पे मुझे काफ़ी सस्ता मिल गया 3000 रुपये पर नाइट में। तो मैंने सोचा कि पूरा विलेज घूमूंगा, उसके बाद 1 घंटा अपनी तो गाड़ी है, 5-6 बजे निकल लूँगा और वहाँ पहुँच के चेक इन कर लूँगा। तो आप भी यहाँ पे रुकने की मत सोचना, बहुत महंगा है क्योंकि, बट अच्छी डील मिल जाए तो रुक सकते हो, एक्सपीरियंस तगड़ा होगा स्पेशली विंटर्स के टाइम। ऊपर देखो ब्रिज बना रखा है भाई गाड़ियों के लिए, मस्त एकदम। तो अब ये रोड तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, 1 किलोमीटर चल चुका हूँ भाई मैं, और आगे जाके तो कुछ खास है नहीं। तो अब वापस चलते हैं इसी तरफ, और कुछ घर मैंने मिस कर दिए थे उधर की तरफ ना, तो वो कवर करते हैं और किसी एक घर के अंदर जाके आपको दिखाने की कोशिश करूंगा अगर खुला होगा। सही में इतना खूबसूरत नज़ारा है ना, मतलब मन कर रहा है 5-10 दिन यहीं बिता लो, यहाँ कैंप लगाओ अपना साइड में और मस्त 10 दिन यहीं पे कुकिंग वुकिंग करके ज़िंदगी जियो। हैं मज़ेदार है ना यार। वो ब्रिज नहीं मिल रहा जिस पे मैंने इतने सारे लोग देखे थे, कहाँ पर है वो ब्रिज, ना उसका रास्ता दिख रहा कहीं से। ये देखो इन्होंने भी बोर्ड लगा रखा है, नो एंट्री, रिजर्वेशन ग्रुप ओनली। तो ये रेस्टोरेंट टाइप का बना रखा है, अंदर चेयर जिस हिसाब से मुझे दिख रही है। तो ये सिर्फ जो ग्रुप आते हैं उनके लिए बुकड होता है, आप अकेले आ रहे हो तो नहीं आने देंगे, उन्हीं के लिए ये पार्किंग वार्किंग है शायद से सारी की सारी। देखो ये यहाँ का ना 3 स्टार होटल है, इसमें आप बुकिंग कर सकते हो, जो मैं बता रहा था ना बहुत महंगा है यहाँ पे। तो ये नाम तो आप ट्रांसलेट कर लेना, कुछ मिनशा करके था, बट बहुत महंगा है भाई। इस टाइम पे ही 15-16 हज़ार रुपये पर नाइट है। तो जब पीक सीज़न होगा तब तो भाई 25-30 हज़ार रुपये लेते होंगे पर नाइट के। और 3 स्टार होटल है तो ये मत समझना भाई बहुत ही तगड़ी फैसिलिटीज़ होंगी। ये जो पुराने घर है 200-250 साल पुराने, उन्हीं को ही कन्वर्ट करा गया ताकि आपको वैसी ऑथेंटिक वाली वाइब मिले रहने के लिए। और देखोगे भाई आप, जापान के गाँव में भी स्ट्रीट लाइट लगी हुई है इस तरह की। भाई साहब बताओ और क्या चाहिए भाई, ऐसी फैसिलिटीज़, शहरों वाली चीज़ें गाँव में भी मिल रही है। वो अलग बात है, कोई मेडिकल सेंटर, हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल वगैरह आसपास नहीं है। स्कूल होगा भी तो कोई और आसपास वाले गाँव में होगा। बट थोड़ा सा ना ये ऐसे रिमोट एरियाज़ में रहने का बस यही नुकसान होता है कि मेडिकल सर्विसेज या ज़रूरत की चीज़ें आपको जल्दी से नहीं मिलती, थोड़ा दूर जा के मिलती है। और तो और ये देखो भाई गांव में भी ये वाले शीशे लगा रखे हैं ताकि पता चल जाए कि कौन उधर से आ रहा है और कौन इधर से आ रहा है, एक्सीडेंट ना हो। देख रहे हो, ये रहा मैं, हेलो जी। ये देखना भाई पानी पीने का कितना क्रेजी सा बना रखा है लकड़ी से पूरा का पूरा, इस तरह से यहाँ से भी निकल रहा है। आपको बोतल वोतल भरनी हो है कुछ नहीं, ये शायद से झूठा पानी का निकल रहा होगा और ये निकल रहा है साफ़ पानी। और इस तरह का ये बना रखा है देखो, इससे आप जो है वो पानी पी सकते हो। और डायरेक्ट बोतल भरनी है तो यहाँ भर दो, मस्त चीज़ है ना भाई। मैंने ये चीज़ पहले भी बताई थी भाई, जापान में ना नेचुरल चीज़ों को लेके काफ़ी यूज़ में लाया गया है और हर चीज़ नेचुरल जो हमें प्रकृति से मिलती है चीज़ें, उन्हीं को यूज़ कर करके यहाँ पे बनाया गया इंफ्रास्ट्रक्चर। वो तो मैं पहले ना एंड में चला गया था गाँव के, अब ये एक्चुअल में गाँव है। देखो यहाँ पे भीड़ भाड़ भी मिलेगी आपको और घर भी काफ़ी सारे हैं आसपास। एंड ये देखो भाई इस तरह की क्या क्या बना रखी है स्टोरेज। यहाँ देखो भाई साहब नाला टाइप का है ये और कितना साफ़ पानी है। एंड वो इन्होंने मंदिर बना रखा होगा ना टेंपल टाइप का शायद से, जी यहाँ पे प्रे करते होंगे। ये जो घर है ये नॉर्मल वुडन छत वाले हैं, इनमें वो डंडियों से नहीं बनी हुई छत, देखो है ना नॉर्मल है। लेकिन वो आप सामने देखोगे तो वहाँ पे उन्हीं डंडियों से बनी है छतें। अब जो घर बन रहे हैं ना उनकी कंस्ट्रक्शन देखो कुछ इस तरह से करते हैं, पहले अंदर लोहे के होंगे या एसएस के पाइप है, उनसे पूरा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, फिर सरिया वरिया बिछा के फिर ये इस तरह से लकड़ी का यूज़ करके इनको कवर कर देंगे। तो है तो लकड़ी के घर बाहर से, बट अंदर से मेटल यूज़ है। हालांकि ये वाले घर शायद ऐसे नहीं होंगे, ये तो प्रॉपर, इनके तो पिलर विलर भी सारे लकड़ी के ही बने हुए थे, मैंने अभी देखा था पीछे। तो ये अलग है थोड़े से घर। ये देखो भाई घर जैसे इन्होंने बड़े बड़े पत्थरों पर टिका रखा है ताकि पानी से नीचे लकड़ी डायरेक्ट ना कॉन्टैक्ट में आए, है ना। थोड़ा सा उठा रखा है घर पत्थर से। ओ ट्रैक्टर दिख गया भाई, देखो इससे खेती होती है जापान में, छोटू वाला ट्रैक्टर। और ये क्या चीज़ है मशीन भाई, है तो कुछ खेती से रिलेटेड ही,
बट है क्या चीज़ ये नहीं मुझे पता। देखना भाई, बड़ी ही अजीब सी शेप है, मस्त सी लग रही है। पार्किंग तो भाई सबके घरों के बाहर है अच्छी खासी, देखना लाइन से मेरे ख्याल 10 गाड़ियां लग जाए, इतनी बड़ी पार्किंग है ये। ऐसी सब घरों में अच्छी पार्किंग, खेत वेत सब है। तो वो जो पीछे वाला एरिया था ना, वो खेत वाला एरिया था, मतलब जो लोगों के खेत होंगे वो उस तरफ होंगे। और अभी थोड़ा आगे चल के मतलब अराउंड 1 किलोमीटर चला हूँ मैं, और उसी रोड पे ये सारे घर ही घर हैं इनके। तो लोग यहाँ पे रहते हैं लोकल्स, और खेती करने उधर जाते हैं। नॉर्मली अपने वहाँ भी यही होता है पहाड़ी इलाकों में, सबके खेत घरों में नहीं होते, मतलब सबके घर खेतों में नहीं होते, थोड़ा सा दूरी पे ही रहते हैं। ये भाई यहाँ की एक श्राइन है ऑब्वियसली, क्योंकि बुद्धिज़्म एंड शेंटोज़्म जो था, 2 धर्म है यहाँ पे, तो उसमें इस तरह की श्राइन्स काफ़ी ज़्यादा बनी होती है प्रे करने के लिए। तो चलो एक बार आपको श्राइन भी दिखाता हूँ यहाँ के गाँव की। है ना, पत्थरों को रख रख के कैसे स्ट्रक्चर बना रखे हैं, ये देखो भाई, पूरा लैंप टाइप का बना रखा है पत्थर से। एंड इस तरह का गेट तो ऑब्वियसली आपको दिखेगा ही दिखेगा, जिसमें इस तरह की मोटी सी रस्सी भी रहती है। यूँ श्राइन के अंदर भी ये घर टाइप का बना हुआ है, और वो है मेन जहाँ पे प्रे करते हैं। एक और गेट है वैसी सेम रस्सी वाला, और ऊपर जाके वहाँ प्रे होती है। जो कुछ सीढ़ियाँ वीडिया भी ना बड़े बड़े पत्थरों से बनाई हुई है पूरी यहाँ पे भी, और वो रिटेनिंग वॉल हो गई। एंड ये है प्रेइंग एरिया इस तरह का, देखो बाहर ही रहते हैं, अंदर नहीं जाते, बाहर से ही प्रे करते हैं बो करके। एंड भाई ऊपर की पहाड़ियों में कुछ कुछ जगहों पे अभी भी बर्फ़ है, बताओ जून के महीने में, देखो है ना, पूरी स्नो पड़ी हुई है। अब सोचो नवंबर दिसंबर जनवरी में क्या मस्त नज़ारे होंगे। इवन यहाँ पे भी पूरी स्नो ही स्नो होती है, ये पेड़ों से टपक टपक के। अबे कितना बड़ा पेड़ है ये, तो अभी ध्यान दिया मैंने। देखना भाई साहब नीचे की हुई मेरे जैसे 7-8 लोग समा जाए इसके ट्रंक में, तो कितना बड़ा है ये, वीडियो में नहीं समझ आ रहा, अपना हाथ रख के दिखाता हूँ। ये देखो हाथ मेरा इतना सा है, और कितना बड़ा है ये। लोकल्स तो जितने भी है भाई, सब ने अपने गेट वेट बंद कर रखे हैं पूरे, ये देखो। बट हाँ, वॉशरूम यहाँ भी बना रखे लोगों ने। ये पेड ही होगा शायद से, फ्री तो नहीं होगा, बट ठीक है यहाँ पे, हो ही काफ़ी है। अरे भाई साहब बड़ी देर बाद दुकान दिखी है फाइनली कोई। ये देखो बियर वियर मिल रही है यहाँ पे, आइसक्रीम मिल रही है, सोवेनियर्स वगैरह मिल रहे हैं। सोवेनियर तो मैंने क्या ही लेने भाई, बहुत फ्रिज मैग्नेट ले लिए जापान से, अब काफ़ी है। एक रास्ता इधर की तरफ भी जा रहा है, यहाँ भी काफ़ी सारे घर हैं, और ये तो है ही है। तो यहाँ पे आप देखोगे ना इस एरिया में, ये सब है भाई पुराने घर, जो मैं आपको बता रहा था ट्रेडिशनल टाइप में बने हुए हैं। और इस वाली रोड में देखोगे ये थोड़े से मॉडर्न घर है, मतलब है लकड़ी के स्ट्रक्चर, बट इनकी छत वैसी नहीं है जैसे उनकी है। देखो यहाँ भी लिखा हुआ है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये पूरा यहाँ का ना मैप है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या है, इस तरह से देखो भाई। इस वक्त हम कहाँ पर हैं, यहाँ पे हम श्राइन के पास, शिराकावा हाचीमन श्राइन। और इधर जा रहेंगे तो और, अरे हाँ है, मेडिकल सर्विसेज भी है, ये देखो यहाँ पे। फिर ये रहा बस डिपोट, ये रहा वाडा हाउस। तो इसमें जाना है मुझे अंदर टिकट लेके, और कितना है 540 मीटर हो रहा है, तो काफ़ी बड़ा एरिया है। पार्किंग भी काफ़ी जगहों पे है, देखो आप बस टर्मिनल दिख जाएगा। फिर ये है नागीसी हाउस, कांडा हाउस, ये सब में भी आप अंदर जा सकते हो। पर सबसे जो बड़ा और पुराना कहते हैं वो शायद ये वाला है। अरे भाई साहब इन वाले घरों में तो इन्होंने एसी तक लगा रखे है, देखो आउटडोर यूनिट है एसी की। हालांकि बाकी किसी घर में मैंने एसी नहीं देखा, सिर्फ इसी घर में देख रहा हूँ। एक ये भाई कैफ़े बना हुआ है, यहाँ पे कॉफ़ी, ब्लैक टी, मिल्क और माचा मिल्क, चॉकलेट मिल्क सब मिल जाएगा आपको। ये आइसक्रीम का है, यहाँ आइसक्रीम मिल जाएगी। एक आइसक्रीम ले लेता हूँ भाई, कोई है नहीं क्या, गए हुए हैं, चलो वापसी में ले लूँगा, अभी वो थे नहीं। इस तरह का देखो भाई गैराज भी बना रखे लोगों ने घरों के अंदर। ये तो चलो घर के बाहर है, और घर के अंदर भी थे। अरे यहाँ भी एसी है, देखो अब लगाने लग गए लोग एसी। पहले तो मेरे को लग नहीं रहा जरूरत पड़ती होगी। अभी जून का महीना हो रहा है और अच्छा खासा मौसम है भाई, मतलब पंखा भी लगाओ घर में तो काफ़ी रहेगा, गर्मी नहीं लगेगी। बट स्टिल कुछ लोगों ने लगा रखा है एसी। घर ही घर है भाई काफ़ी। उधर मेरे को लगा था बिल्कुल घर नहीं है, यहाँ तो बहुत सारे घर हैं। देखो एक गली ये भी जा रही है, यहाँ पे भी घर ही घर है। ये एक गली ये जा रही है, एक ये जा रही है। तो अभी फ़िलहाल सीधा सीधा चलते हैं। वो वाडा हाउस 5 बजे शायद बंद हो जाएगा, तो जल्दी से विजिट कर लेते हैं। उसके बाद सड़कों पे तो घूमते ही रहेंगे, क्या है। यहाँ पे मिल रही है आइसक्रीम, चलो यहाँ से ले लेते हैं भाई एक कोन। अब यहाँ भी नहीं है। हेलो, डू यू हैव स्ट्रॉबेरी No, sorry. और वनीला वन? इनके पास ग्रीन टी है, वनीला एंड ग्रीन टी है, और वनीला वनीला ही लूँगा भाई, ग्रीन टी मुझे नहीं अच्छी लगती। 450 येन की है। तो ये मिल गई भाई अपने को मस्त आइसक्रीम, बड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट सी है, देखो टेस्ट भी बढ़िया भाई। ये देखो भाई जापानी गाँव में भी वेंडिंग मशीन लगी हुई है, बताओ इसमें सिक्के विक्के डालो, अपना कॉफ़ी पानी जूस कुछ भी लेना है वो निकाल सकते हो। जापान में ना पब्लिकली स्मोकिंग इतना ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, जगह जगह पे आपको इस तरह के स्मोकिंग हाउसेज मिल जाएंगे। तो देखो भाई लिटरली मतलब विलेज में भी इन्होंने स्मोकिंग एरिया बना रखा है, बताओ गांव में है स्मोकिंग एरिया, क्रेजी बात हो गई है। तो हालांकि है लकड़ी और ग्लास का मिक्सचर इस तरह से, ताकि धुआं ना बाहर की तरफ ना आए, सीधा ऊपर ही उड़ जाए। ये वाला घर प्यारा लग रहा है ना, छोटा सा 2 फ्लोर का ही बस, और फ्री वाईफाई है यहाँ पे, जैसे मैंने बताया था गाँव में भी वाईफाई चलता है। ये देखो भाई यहाँ का पोस्ट, अगर किसी को चिट्ठी विट्ठी भेजनी हो तो इसमें डाल सकते हैं,
और इसी के साथ में देखो ये व्हील सा लगा हुआ है भाई, और इसमें पानी गिर रहा है ऐसे। किस लिए बनाया हुआ है ये मुझे पता नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत क्या है इसकी, हो सकता है ऐसी डेकोरेशन के लिए है ना। बट यहाँ भी देखोगे एक और वेंडिंग मशीन। खेत तो भाई यहाँ भी है देखो, एक दो है ना, कुछ घरों के बीच बीच में। देखो इस जगह को कहते हैं वुडन वॉकवे, क्योंकि ये जो पूरा नीचे ब्रिज टाइप का बना रखा है ना पानी के ऊपर, ये वुड का है। और वो देखो सामने अंकल जी जो है पेड़ की झाड़ियाँ काट रहे हैं साइड से, वो है उनके पास मशीन हाथ वाली, देख रहे हो भाई साहब। ओए होए ओए होए, क्या बात है स्टाइल में। तो भाई ये पहुंच गया हूँ मैं वाडा हाउस। ये यहाँ का काफ़ी पुराना घर है, जो मैंने बताया था ना, अंदर आप जा सकते हो टिकट खरीद के। तो देखते हैं कितने की टिकट है। पीछे से दिखाऊं तो इस तरह का घर है भाई, काफ़ी बड़ा घर है ये तो एक्चुअल में है ना। तो रूफ देखो कितनी ऊंची है भाई साहब, 1-2 फ्लोर तो रूफ में ही कवर हो जाए। तो ये है यहाँ से एंट्री। देख, इम्पोर्टेंट नेशनल कल्चरल प्रॉपर्टी है भाई ये। और टाइम है सुबह 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक। एडल्ट्स की है 400 येन और चिल्ड्रन की है 200। एंड सिर्फ कैश चलेगा, यहाँ पे कार्ड वार्ड नहीं लेंगे। चलो भाई सिक्के मिल गए अपने को 100 के 4। तो भाई एंट्री करने से पहले वही जापानीज कल्चर, जूते जो है हमेशा बाहर उतारने हैं। सॉक्स पहन के जा सकते हो आप, तो सॉक्स पहन जाऊँगा मैं। तो ये टिकट है जी, देख सकते हो। तो इस तरह का घर है ये, मतलब घर ही था जब लोग रहते थे यहाँ पे अच्छे से, तो उस हिसाब से ये ड्राइंग रूम हुआ करता होगा समझ लो। बट अब ये थोड़ा म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया। तो माउंट फूजी में जैसे मैंने आपको घर दिखाया था, वैसे ही ना इसमें नीचे जो है वो कारपेट बिछाई जाती है घर में। ये कारपेट ना ठंडा होने से बचाती है घर को, मतलब गर्म रखती है इन शॉर्ट। तो इस तरह के देखो टेबल टूबल, लकड़ी के काउंटर, और ये देखो सीढ़ी देखो भाई कितनी पतली सी है, और ये सीढ़ी से ऊपर जाते थे वहाँ। यहाँ पे कुछ सामान रखा हुआ है इन्होंने जो यूज़ करा करते थे उस ज़माने में। एंड ये देखो ये मिनिएचर मेड मॉडल है, ये शायद खरीदने की चीज़ है, आप खरीद सकते हो शायद से ना। ये भाई घर की अंगीठी हुआ करती थी, इसमें मतलब पानी गर्म वर्म करते थे और काइंड ऑफ हीटिंग भी काम करती थी, यही मतलब घर को गर्म रखती थी। तो इस तरह से देखो राख वाख, शायद कोयला ही डालते होंगे, कोयले से या लकड़ी से जलाते थे। और ये बर्तन है ऊपर जिसमें पानी गर्म। पूरी भाई वुडन फ्लोरिंग है ये, ऐसे हिल रही है चलते टाइम ना। एंड ये देखो ये दूसरा एरिया आ गया, ये टेंपल घर का, जहाँ पे प्रे वगैरह करते थे। ये इस तरह से लगा हुआ देख सकते हो आप। ये शायद से ओनर थे इस घर के जो यहाँ रहा करते थे, या रहते भी होंगे शायद, मुझे कंफर्म नहीं है इस चीज़ का। एंड इस तरह के स्लाइडिंग डोर लगे होते थे, ये भी सारे स्लाइडिंग डोर है जापानीज़ घरों में, इसी तरह का होता है। और यहाँ पे ना मॉडर्न लाइट्स नहीं लगती घरों में, मतलब ऐसे 10-10 लाइट है एक रूम में। यहाँ क्या है, एक ही लाइट लगा देते हैं देखो इस तरह की, और ये इनफ रहती है बस। ये बाकी शेल्फ शुल्फ बने हुए थे उस टाइम के, और इस तरह का ये नॉर्मल बैठने उठने की जगह है। और ये देखोगे आप कारपेट हर जगह पे है प्रॉपर ये वाली। तो ये तो थी इसकी भाई ग्राउंड फ्लोर। अब चलते हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे। अच्छा, जापान में ना नीचे वाली फ्लोर को फर्स्ट फ्लोर बोलते हैं, और जो फर्स्ट फ्लोर हमारे इंडिया में होती है उसे सेकंड फ्लोर बोलते हैं। देखो तो यहाँ ग्राउंड फ्लोर का कल्चर नहीं है, यहाँ ग्राउंड फ्लोर ही फर्स्ट फ्लोर है। तो ये ऊपर जाने का रास्ता है भाई। सीढ़ियाँ देखो कितनी पतली पतली सी है। तो ये भूटान में भी हमारे गाइड ने बताया था, वहाँ की जो सीढ़ियाँ होती है ना ऐसे चढ़ने वाली, तो होती है बिल्कुल स्टीप, बट पतली बहुत होती है। तो यहाँ पे लिटरली ना मतलब पैर ऐसे सीधा नहीं रखा जाता, इसमें तो फिर भी रखा जा रहा है, पर कुछ सीढ़ियाँ होती है कि नहीं रखा जाता। तो चढ़ने का तरीका क्या है, इसमें आपको यूं चढ़ना पड़ेगा, देखो इस तरह से साइडवेज होके। तो साइडवेज होगे तो आराम से पैर जो है वो लगेगा नहीं कहीं पे। ये देखो सीढ़ियों के बीच में ये कुछ स्टोरेज स्पेस टाइप की है, यहाँ भी बेडरूम बन सकता है वैसे देखा जाए। बट ये आ गया हूँ मैं ऊपर, और ये इनके पुराने बर्तन वर्तन रखे हुए जो ये लोग यूज़ करते थे। देखो इस तरह के बर्तन यूज़ होते हैं गाँव में ना जापान के, आधे ज़्यादा बर्तन अलग अलग ऐसे लकड़ियों टाइप के ही बने हैं। चलो भाई ऊपर चलते हैं। ये आ गए हम एटिक वाले जगह पे, जो मैं आपको बता रहा था ना छत पे होता था बिल्कुल। ये देखो इस तरह के पिलर पे टिका होता था, इसका टॉप जो है ना पूरा वो जो ट्रायंगुलर सी छत दिखाई थी। और ये भी लकड़ी है भाई, कितने मोटे मोटे प्लैंक है लकड़ी के। देखो कुछ प्लैंक इस तरफ है, कुछ प्लैंक आपको उस तरफ देखने को मिलेंगे। और इसी के बेसिस पे पूरी छत टिकी हुई थी। एंड इसके ऊपर भी देखोगे आप थोड़ी सी जगह यहाँ पे भी है भाई लिटरली। और ये शायद से भाई सिल्क वॉर्म जो मैंने बता रहा था ना कल्टीवेट करते हैं, वो है यहाँ पे। देखो लिखा भी हुआ है सिल्क वॉर्म टू कोकून और फिर मोथ। तो इस तरह से बनता था ये। एंड यहाँ से भाई नज़ारा देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ना गाँव, मज़ेदार। यहीं से अपना खेत देखो सामने कि कौन खेती बाड़ी में कोई घुस तो नहीं रहा। अच्छी जगह भाई, कोई पंखा वंखा कुछ नहीं लगा हुआ, लेकिन गर्मी नहीं लग रही बिल्कुल भी। बाहर भी टेम्परेचर वैसे तो सही था, बट यार पीक गर्मी में तो पंखे की ज़रूरत पड़ती होगी ना, बिना पंखे के कैसे रहेंगे समझ नहीं आ रहा। ये देखो इस तरह के ड्रम से यूज़ करते थे लकड़ी के ये बाकी सारे बर्तन हैं। ये इनकी करछी हो गई है, देखो भाई कितनी बड़ी करछी है, खाना बनाते थे। ये इनकी ओरिजिनल फ़ोटो है उस टाइम पे कुकिंग करते हुए। ये डिश बकेट फॉर बुद्धिस्ट मेमोरियल सर्विस। ऐसी अलग अलग टाइप के बीकर और बाल्टी और
चीज़ें हैं। ये देखो गांव में इस तरह का बैग यूज़ करते हैं, ये बैकपैक है। इट वॉज यूज्ड व्हेन कैरिंग हैवी ऑब्जेक्ट सच एज फायरवुड, लकड़ियाँ उठाने के लिए इस तरह का बैग यूज़ होता है। ये जो आप देख रहे हो ना, जब कमर पे कोई भारी चीज़ उठाते थे ना तो पहले इसको लगाते थे कमर पे ताकि बैग जो है वो प्रोटेक्टेड रहे। देखो इस तरह से फिर कोई सामान उठाते थे, इसे कहते हैं मिनोगो। एंड यहाँ से ये चढ़ने का रास्ता होता था एटिक में जाने का। तो यहाँ से चढ़ के सीढ़ियों से वो ऊपर एटिक बना रखी होती, क्योंकि रूफ मैंने बताया ना काफ़ी ट्रैंगुलर है तो बहुत जगह बचती थी। ये सेकंड फ्लोर के बाद भी पूरा एटिक बना रखा है ऊपर। सही है ना, लिखा है डोंट गो, आप ऊपर जा नहीं सकते। एंड यहाँ से भी आप व्यू देख सकते हो दूसरी तरफ से ये गाँव का। यहाँ पे काफ़ी सारे घर दिख रहे हैं ना, मस्त मस्त से एकदम। चलो भाई टूर हो गया है, नीचे चलते हैं। ठीक है, मतलब वर्थ इट है। आप 400 येन दे सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इंडिया के कितने 250 रुपये तो बने, टूर मिल जाएगा एक। देखो उतरने में भी ना वही साइडवेज उतरो तो सही से बैलेंस भी बनेगा और ढंग से उतर भी पाओगे। और जुराबों में तो थोड़े पैर फिसल रहे हैं भाई, आराम से उतरना पड़ेगा। सही बिजनेस है भाई। मेरे सामने ही 20-25 लोग जाके आ चुके हैं और सोचो पूरे दिन में मिनिमम है 200 लोग तो जा ही रहे होंगे अंदर। और 200 इंटू 400 येन करोगे तो भाई कितने हो गए, 80,000 येन। क्रेजी भाई, 80,000 येन मतलब 50,000 रुपये दिन का कमा रहे हैं ये। और क्या चाहिए भाई ज़िंदगी में। दिन का 50,000 रुपये गाँव में बैठे बैठे मिल रहा है और महीने का हो गया सीधा 15 लाख रुपए भाई, सिर्फ टिकट बेच के, कुछ नहीं करना। पर ये भी है, इस गांव में अब प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी जब से टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया ये। तो शायद इस घर की भी अच्छी खासी वैल्यू होगी उस हिसाब से। बट सेल भाई 15 लाख रुपए तो बहुत सही अमाउंट है एक महीने का। और ये 200 लोग भी मैं मिनिमम ही बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा ही आते होंगे मेरे ख्याल। और कहते हैं ना कि जापान इतना ज़्यादा साफ़ सुथरा है, तो यहाँ के भाई नाले देखो, लिटरली इतना साफ पानी है कि यहाँ पे भाई मछलियाँ तैर रही है, देख सकते हो आप। मतलब मछलियाँ तैर रही है, उससे अंदाज़ा लग ही जाएगा कि हाँ कितना साफ पानी होगा। बताओ भाई, ये नाले हैं नॉर्मल जो ऐसे रोड पे या गलियों के साइड में से निकल रहे होते हैं ना। ये शायद से भाई गुलाब के फूल की वो रखी है ना, मेरे ख्याल तो गुलाब का फूल ही उग रहा है। ये देखो उसी तरह से पत्ते पत्ते। देखो हर घर के बाहर ना ऐसे छोटा सा वुडन स्ट्रक्चर है, इन्हें बेसिकली फायर मॉनिटर्स कहते हैं। शायद से ना ये सेंसर वेंसर होंगे कि आग लगती होगी तो ये डिटेक्ट करके फिर इसके अंदर ना वो होता है पानी का पाइप सा, तो उससे आग वाग बुझाते होंगे फिर ये। पर ये हर घर के बाहर दिखेगा आपको, मेरे ख्याल मैंडेटरी है लगाना, क्योंकि लकड़ी के घर है ना तो आग जल्दी पकड़ लेते होंगे। बस भाई 4:30 तो बज चुके हैं, धीरे धीरे सब लोग बस बंद करना शुरू कर रहे हैं। 5 बजे सब कुछ मेरे को लग रहा है खाली हो जाएगा यहाँ पे। देखो भाई फ्रिज मैग्नेट्स काफ़ी सारे मिल रहे हैं, कोई ढंग का हो तो मैं ले लूँगा वरना नहीं लूँगा। ये सही लग रहा है भाई थोड़ा सा ना, ये ले लेते हैं। कितने का है ये, 660 येन का, 400 रुपये के आसपास। यहाँ भी मशीन है, बताओ गांव में भाई इस तरह की। नोट है तो नोट डाल दो, सिक्के है तो सिक्के डाल दो, बाकी बचे हुए जो है ये इसी में से निकल जाएगा। पहले कंफर्म करना। ये देखो यहाँ से सिक्के आ गए ना। सही है, थैंक यू। ऑब्वियसली अब टेक्नोलॉजी बनी है तो यूज़ तो करना ही चाहिए ना। और इनके यहाँ पे क्या है ना, 100 का 500 का ऐसे सिक्के भी है, 1000 का भी है एक सिक्का आई गेस। तो इसलिए यहाँ पे सिक्के बहुत चलते हैं। तो इस तरह की मशीनें ना काम जल्दी जल्दी करवा देती है, वरना बंदा निकाल के एक एक सिक्का गिनेगा, क्या फ़ायदा। मशीन में धड़ाधड़ डाल दो, खुद ही गिन लेती है मशीन। भाई ये इस वाली गली की एंड तक आ चुका हूँ मैं। शायद से मैंने सारा गाँव घूम लिया है, अब कुछ रह गया हो तो पता नहीं भाई, क्योंकि पिछले 2 घंटे से भटक ही रहा हूँ मैं, इधर से उधर इधर से उधर। तो ये भी एक श्राइन बनी हुई है प्रे करने के लिए ना यहाँ। वो ब्रिज मिल गया भाई, सस्पेंशन ब्रिज जो मैं ढूंढ रहा था। ये देखो बताओ, रैंडमली मिल गया ऐसे इधर से आते हुए, वरना मिल ही नहीं रहा था इतनी देर से। तो ये है भाई ब्रिज जो सीधा उधर की तरफ ले जाएगा अपने को। मेरे ख्याल पार्किंग भी उधर ही है मेरी, जहाँ तक मुझे याद है। पानी देखो भाई क्या मस्त बह रहा है, कितना तेज़ फ्लो है देखना। ओए होए होए भाई, और ठंडा पानी होगा 100%। भाई ये तो हिल रहा है पूरा ब्रिज ना, ऐसे झूल रहा है। जितने ज़्यादा लोग उतना ज़्यादा ऐसे वो हो रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। हालांकि इसका बेस देखोगे ना तो ये सीमेंटेड है, वो वाला नहीं है लकड़ी वाला या रस्सी वाला। बट ये साइडों से वैसे रस्सियाँ लगा रखी है। एंड यहाँ से नज़ारा देखो कितना सुंदर है, फिर यहाँ से नज़ारा देखो कितना सुंदर है। मेरे ख्याल से मेरी गाड़ी जो है वो उधर वाली पार्किंग में है, वो वाली में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है शायद। तो यहाँ जाना तो फिर ठीक नहीं है, मेरे को बहुत पैदल जाना पड़ेगा फालतू में घूम फिर के ना। ये तो भाई यहाँ का बस स्टॉप है, इधर की तरफ देखोगे, और पार्किंग तो इधर भी है, बट अपनी गाड़ी यहाँ नहीं है, उस तरफ है। तो मुझे ब्रिज से वापस जाना ही पड़ेगा। ये देखो सीढ़ियाँ भी बनी हुई है, नीचे भी जा सकता हूँ मैं पानी के पास ना। वो भाई साहब ऐसे बैठे हुए हैं, मज़ेदार हवा चल रही है ठंडी ठंडी। पर ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि पार्किंग 5 बजे तक ही थी और 10 मिनट रह गए हैं। तो फटाफट गाड़ी निकालनी पड़ेगी, ऐसे अच्छा नहीं लगता कि जहाँ का रूल है वो फॉलो करना चाहिए। तो अब गाड़ी लेके 1 घंटे की ड्राइव है, जहाँ पे मैंने एयरबीएनबी बुक करा है। और आज कुछ इंडियन पकाऊंगा भाई, वो दाल और चावल लेकर आया था ना अचार के साथ। हाँ, या पहले जाते ही मैगी बनाऊंगा, क्योंकि कुछ नहीं खाया हुआ सुबह से। और रात में डिनर में चावल और दाल खा लूँगा। मेरे ख्याल से ना भाई 1.5 से 2 घंटे ना आपके लिए इनफ होंगे पैदल पैदल यहाँ पूरा गाँव घूमने के लिए।
और आप ऑब्वियसली कहीं दूर ही रह रहे होंगे तो आने जाने में ज़्यादा टाइम लगेगा। थोड़ा सा रिमोट एरिया है ना, ये डायरेक्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है यहाँ। तो वही आपको अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आना है तो बसें 2-3 बदलनी पड़ेगी, या टैक्सी से आना पड़ेगा। टैक्सी तो बहुत महंगी पड़ेगी, तो इसलिए आने जाने में ही टाइम लगेगा। यहाँ आप 1.5-2 घंटे में आराम से इंजॉय कर सकते हो। बट ये ध्यान रखना, खाने पीने का यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं है। आइसक्रीम कॉफ़ी ये सब मिलेगी बस, इससे ज़्यादा पेट भरने लायक कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे खाना। तो इसलिए अपना या तो सुबह खा के आना, या मेरी तरह अगर रह सकते हो आप शाम के 6-7 बजे तक खाली पेट तो रह लेना। क्योंकि मेरे को ना इंडिया में भी आदत है, मैं अपनी फ़र्स्ट मील ना पूरे दिन की दोपहर को 2:30-3 बजे ही लेता हूँ। क्योंकि मैं उठता कि 10-11 बजे हूँ, फिर ब्रेकफास्ट करता नहीं हूँ, खाली फ्रूट्स खाता हूँ थोड़े से, और उसके बाद सीधा फिर लंच करता हूँ 2:30-3 बजे। तो इसलिए 2:30-3 की जगह समझ लो 4-5 बज जाते हैं यहाँ पे भी, तो मुझे इतना फ़र्क पड़ता नहीं है। बट वैसे एक्चुअल में बॉडी के लिए अच्छा है नहीं कि बिना खाए आप घूमो। बट क्या करें भाई, वेजिटेरियन ऑप्शन ही नहीं मिलते जल्दी से। इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढो, जाओ, फिर वहाँ बनेगा, टाइम लगेगा, आधा दिन तो बंदेगा ऐसे ही निकल जाता है। तो इसलिए मैं फिर अवॉइड ही कर देता हूँ। बट अब अपने पास रेडी टू ईट वगैरह है तो थोड़ा सा खा पी के निकला करूँगा अगले आने वाले जितने भी दिन हूँ जापान में, और फिर हांगकॉन्ग में भी। लो भाई ये आ गई है पार्किंग जहाँ अपनी गाड़ी खड़ी है। उस वक्त देखो कितनी भीड़ थी ना, पूरी पार्किंग जो है वो खाली हो चुकी है, क्योंकि बस निकल ही रहे हैं सब वापस। इस पार्किंग का नाम है मिडाशिमा पार्किंग। 1000 येन फीस थी और 5 बजे बंद हो जाती है। तो भाई यहाँ भी भालू वालू ना आते रहते होंगे, इन्होंने बोर्ड लगा रखा है देखो भालू का। कम से कम भाई 7-8 किलोमीटर पैदल चल चुका। अच्छा हुआ वेदर अच्छा है, वरना एक्सट्रीम ठंड हो या एक्सट्रीम गर्मी हो तो इतना ना चला जाए फिर। पर पैर तो दुख गए हैं भाई, आदत नहीं है ना मेरी बॉडी को इंडिया में इतना घूमने की पैदल। ट्रिप्स पे तो मैं फिर भी घूमता रहता हूँ इधर उधर, 7-8 किलोमीटर दिन के पता नहीं चलता। बट कोई नहीं, चलो अब घूमने आए हैं तो समझ रहे हो ना, पूरा वर्थ इट रहना चाहिए। देखो अपना फ़ोन कैमरा सब गाड़ी में ही छोड़ जाता हूँ भाई, जापान बहुत सेफ़ है, यहाँ नहीं होती चोरी वोरी। भाई जो मैंने एयरबीएनबी बुक करा है वो है टोयामा सिटी में 2 दिन के लिए। चेक इन है 3 बजे का। अब तो खैर भाई 5 बजने को हो गए हैं। लेट्स गो, चलो लगाते हैं लोकेशन। 86 किलोमीटर है, 1 घंटा 16 मिनट, 6 बजे पहुंच जाऊंगा करेक्ट। अब रुकना तो है नहीं, नॉन स्टॉप ही खींचूंगा भाई सीधा एयरबीएनबी तक। और ये प्रॉपर अपार्टमेंट लिया है मैंने 1 BHK का, इसमें किचन विचन सब है, तो खाना पकाने में दिक्कत नहीं होगी आज और कल। ये देखो भाई सिटी के बीच में ट्रैम भी चलती है पिंक कलर की, बड़ी प्यारी सी। और अपना एयरबीएनबी ऑलमोस्ट आ गया है, बस राइट मुड़ना है अगला। मैं यार सोच रहा था 7-11 या कोई ग्रोसरी स्टोर मिलता ना, पानी की बोतलें ले लेता। बट एयरबीएनबी है तो मुझे लग रहा है शायद से क्या पता वो भी हो वहाँ पे। अपना आर ओ हुआ तो बढ़िया हो जाएगा काम। ट्रैम बना जाए एकदम से। इस वाली गली में जाना है, चलो 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 चलो। यही वाली बिल्डिंग है शायद से राइट में, जो पूरी सब कलर है ना ब्राउन सा। और ये पार्किंग है यहाँ पे, बट ये पेड है पार्किंग। मैंने पता किया ओनर से तो वो कह रहे फ्री नहीं है, तो कहीं भी लगा देते, पर पे किसको करना है वो नहीं मुझे पता। अभी फिलहाल लगा देता हूँ। ये है भाई, अब इसका शायद फर्स्ट फ्लोर है या सेकंड फ्लोर है, देखता हूँ। फर्स्ट फ्लोर मतलब सेकंड ही हो गई यहाँ की। तो पार्किंग उन्होंने बताया कहीं पे टी पोर्ट का बोर्ड लगा हुआ है, उसके आगे लगानी है। यहाँ तो मुझे दिख नहीं रही कहीं पे बोर्ड कुछ। इसके पीछे देखता हूँ, ये नहीं है भाई, फिर शायद अगली वाली पार्किंग होगी। 1 मिनट यहीं छोड़ के जा रहा हूँ गाड़ी, देख आता हूँ पहले। ये बोर्ड तो लग रहा है टी पोर्ट इधर है, पर वो वाली होंगी शायद पार्किंग ना, वहाँ देखते हैं टी पोर्ट का बोर्ड है कि नहीं। ये है भाई पीछे है पार्किंग बिल्डिंग के ना, टी पोर्ट लिखा हुआ है ये देखो। तो यहीं ले आता हूँ गाड़ी, फिर यहीं से एंट्री हो जाएगी। भूख लग पड़ी अब तो बहुत तेज, जल्दी से जाती मैगी बनाऊँगा, 2 मिनट में रेडी हो जाएगी। 2 मिनट में होती तो नहीं खैर, पर हाँ जल्दी हो जाएगी। फिर चावल वावल आराम से बनाता रहूँगा। चलो जी चलो, गाड़ी पार्क कर दिया, सामान निकालते हैं। भाई यहाँ तो कोई है ही नहीं, और जो ओनर है उनका मैसेज आया हुआ है कि मैंने रूम का दरवाज़ा जो है वो ओपन छोड़ रखा है, और टेबल पे वो है कुछ वो चाबी। बट कौन सा रूम नंबर भाई, इतने सारे रूम हैं यहाँ तो अभी मैंने एयरबीएनबी खोला तो इसमें लिखा तो है टी पोर्ट 306, तो आई गेस यही रूम होगा। बड़ी छोटी सी लिफ्ट है, 3rd फ्लोर पे चलते हैं। होपफुली रूम तो यही होना चाहिए। ऑफिस ना इनका ग्राउंड फ्लोर पे ही था, बट ऑफिस में कोई था ही नहीं। मैंने खूब देर बेल बजा के देख लिया। 306 तो ये है भाई, होपफुली ओपन हो। हाँ खुला हुआ है, चलो यही होगा। चप्पल दे रखी होती है भाई इन्होंने, जूते बाहर ही यहीं उतारने होते हैं। ये रूम है भाई, वही अगेन सिंगल सा बेड दे रखा है, टेबल है, कपड़े टांगने का है, इधर टीवी है, AC है, बाकी ये लॉबी सी है जिसमें ये तो बाथरूम होगा। हाँ ये छोटे छोटे बाथरूम है भाई साहब, बट है वो इलेक्ट्रिक वाली सीट देखो। और इधर भाई किचन दे रखी है जिसमें एक इंडक्शन है। ये बाउल चम्मच वगैरह हो गई। बर्तन कहाँ है भाई, हाँ बर्तन ये रहे, फ्राई पैन वगैरह। चलो हो गया काम। एक फ्रिज भी है, माइक्रोवेव भी है, और ये राइस बाउल है, शायद चावल बनते हैं।
मुझे ये तो यूज़ नहीं करना आता, मैं तो नॉर्मल बना लूँगा चावल। चलो भाई पहले मैगी बना के खाऊँ। AC का पैनल ये रहा, ऑन कर देते हैं। 42 पे क्यों चल रहा है भाई? ये भी रिमोट है, कौन सा है इनमें से AC का? बेड बड़े छोटे देते यार, 2 लोग कैसे सो पाएंगे इतने से बेड में, बताओ, है ना। मैं तो अकेला हूँ, चलो काम हो जाएगा, बट कोई 2 लोग बुक करे तो सोने में तो बड़ी दिक्कत होगी। और ये इधर बाकी भाई बालकनी है, AC यूनिट रखी हुई है और ये खुल जाता होगा, यहाँ से अपनी गाड़ी भी शायद दिखेगी। हाँ वो खड़ी पिंक वाली गाड़ी के साथ में। बाकी यार RO तो नहीं लगा हुआ यहाँ पे पानी वानी के लिए, बोतल दी है, कोई बोतल भी नहीं दी इन्होंने तो कुछ भी। ये क्या, पानी कहाँ से पीते हैं फिर लोग जब RO नहीं है? या हो सकता है टैप वाटर ड्रिंकेबल हो, पता नहीं भाई। अभी तो फिलहाल 1 बोतल मेरे पास पड़ी है, उससे मैगी बना लूँगा, फिर जाना ही पड़ेगा ग्रोसरी स्टोर ना लेने पानी। थोड़ा सा लग रहा है मुझे मसाला ना कम रह जाएगा, नमक और हल्दी मिर्च होती है ना अलग से, मज़ा सा आ जाता। अपनी स्कॉर्पियन में तो भाई सब कुछ रहता है, बट वही है, अब स्कॉर्पियन नहीं है बेचारी, तो उसमें ही रह गया सब कुछ। जब भूख लग रही हो ना, वैसे खाना जैसा मर्जी बनाओ भाई, खाया जाता है, जैसे तैसे बन के खा लूँ मैं, बस पेट की गुड़ शांत हो। भाई पास में ही ना फैमिली मार्ट था, कुछ पानी की बोतलें, एक ये डिस्पोजेबल प्लेट और जूस वूस लेने आ गया मैं। तो रात के 10:15 हो रहे हैं भाई, लेकिन मतलब शहर तो थोड़ा सुनसान सही है, बट वैसे ओवरऑल सेफ है। और देख रहा हूँ कुछ क्या मिल सकता है। ये स्टोर ना 24 घंटे खुलता है, फैमिली मार्ट, कभी भी आओ आप, रात में दिन में। चलो आई गेस इतने काफ़ी है। फ्रूट्स इनके पास है नहीं शायद से ना। ये देखना भाई लिटरली बिल्कुल सुनसान पड़ी है, मतलब 6 बजे मैं आया था तब भी सुनसान ही थी, बट जब तो थोड़ी बहुत गाड़ियाँ वाड़ियाँ निकल रही थी, अब तो वो भी नहीं निकल रही है ना, बिल्कुल गुप शांति।